कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें देखेंगे हम आज प्रयाग प्रशस्ति यानी कि गुप्त काल से संबंधित ये हमारा टॉपिक है। और प्रयाग प्रशस्ति से हम जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बनते हैं वो सभी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला पर्सन है दोस्तों हमारा प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, तो प्रयाग जो प्रशस्ति थी ये देखिए प्रयाग प्रशस्ति को पाषाण पर खुदी किसकी आत्मकथा कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति पर ये पाषाण पर खुदी आत्मकथा है, तो ये समुद्रगुप्त की आत्मकथा कही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रयाग प्रशस्ति को आत्मकथा कहा जाता है समुद्रगुप्त की। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता दोस्तों हरिसेन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हरिसेन इस तरह से लिखा जाएगा, वो मिस्टेक हो रहा है, हरिसेन। ठीक है दोस्तों, हरिसेन इस प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता यानी लेखक है, रचने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हरिसेन समुद्रगुप्त का था। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का क्या था। तो देखिए दोस्तों, संधि विग्रहक, कुमारमात्य और महादंड नायक, तो ये तीनों ही था। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है ए टायर को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति को व्यवस्थित रूप से संपादित करवाकर किसने गुप्तकालीन लेख संग्रह में प्रकाशित करवाया था। तो दोस्तों फ्लीट ने इसे व्यवस्थित रूप से संपादित करवाकर गुप्तकालीन लेख संग्रह में प्रकाशित करवाया था, जिसको कार्पस एनसी करप्शन एंडिकेरम खंड 3 में प्रकाशित करवाया। तो दोस्तों ये करवाया था फ्लीट ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। और इससे पहले हम जो पिछला प्रश्न था दोस्तों वो देखेंगे एक बार। प्रश्न ये था प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है। तो ए ट्रायर को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कब प्रकाश में लाए थे, तो 1834। ठीक है दोस्तों, तो ये डेट बतानी थी, 1834 में ये प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाए। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कहाँ स्थित था। तो देखिए दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये मूलतः कौशाम्बी में था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, कौशाम्बी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है किस किस शासन में, ठीक है दोस्तों यहाँ पर डबल किस है, के शासन में प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से प्रयाग स्थानांतरित किया गया था। तो दोस्तों किसके समय में प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से प्रयागराज में गंगा यमुना तट पर एक दुर्ग है पर स्थित उसमें स्थानांतरित किया गया था। तो दोस्तों देखिए अकबर के समय, ठीक है दोस्तों, अकबर के समय इसे कौशाम्बी से प्रयागराज में गंगा यमुना तट पर स्थित दुर्ग में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये दुर्ग में किया गया था। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ किया गया था, दुर्ग में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। और ये गंगा यमुना के तट पर, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, गंगा यमुना के तट पर स्थित जो दुर्ग था, गंगा यमुना। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति में प्रथम लेख किसका है। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में प्रथम लेख मौर्य सम्राट अशोक का है। ठीक है दोस्तों, जो कौशाम्बी के भिक्षुक संघ में विभेद रोकने हेतु जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो किसका है, सम्राट अशोक का सबसे पहला लेख है। और लेख क्यों है,
क्योंकि इसके लिए है वो जो उस समय कौशाम्बी के जो भिक्षुक थे, संघ में विभेद रोकने हेतु जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, कि जिससे संघ में विभेद ना हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, जागीर के फारसी भाषा के लेख को किसने लिखा था? देखिए दोस्तों, जहांगीर के फारसी भाषा के लेख को अब्दुल्ला मुस्किन कलाम ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो अब्दुल्ला मुस्किन कलाम ने लिखा था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस पर सम्राट अशोक और मुग़ल सम्राट जहांगीर और बीरबल का भी लेख है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बात। चले चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति को ऐतिहासिक पुरांकन नाम किसी दिया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष पाषाण स्तंभ का भारतीय इतिहास के 3 अत्यधिक प्रसिद्ध शासकों के लेख उत्कीर्ण करने के लिए बार बार प्रयोग किया गया और इसी के कारण रोमिला थापर ने इसे क्या कहा, ऐतिहासिक पुरांकन। ठीक है दोस्तों, रोमिला थापर ने इसको ऐतिहासिक पुरांकन नाम दिया। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति को कितनी ऊंचाई है? ठीक है दोस्तों, तो प्रयाग प्रशस्ति की कितनी ऊंचाई है? तो दोस्तों ये 35 फीट ऊंचे इस बालूदार गोल स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति के रूप में है। ठीक है दोस्तों, कितना? 35 फीट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति पर कुल कितनी पंक्तियाँ, ठीक है दोस्तों, कितनी पंक्तियाँ हैं? तो दोस्तों देखिए, 35 फीट ऊंचे इस बालूदार गोल स्तंभ पर कुल 33 पंक्तियाँ हैं। 33 पंक्तियाँ। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 35 और पंक्तियाँ कितनी हैं? 33। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 1 फुट पर एक पंक्ति है, एक निचले की मान लो और एक ऊपर की, बाकी सभी पे एक एक पंक्तियाँ होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति पर किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रशस्ति है संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली होती है, गद्यपद मिश्र और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। ठीक है, अब देखिए फारसी भाषा में भी लिखा गया है जहांगीर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन जो मूलतः क्या है, किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, शैली क्या थी? चंपू शैली वो होती है जो गद और पद दोनों में होती है, मिश्रित। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति पर किस शैली में लिखा गया है? तो चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली गद, ठीक है दोस्तों, प्लस पद बराबर चंपू। ठीक है दोस्तों, इसको मिलाकर बनता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति पर किस लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों अभी हमने बताया ही कि भाषा संस्कृत थी और शैली हमने बताया कि ये चंपू शैली में है और ब्राह्मी लिपि है। तो दोस्तों लिपि ब्राह्मी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति को अनुष्ठित या उत्कीर्ण, ठीक है दोस्तों, उत्कीर्ण ऐसे बनता है, उत्कीर्ण। ठीक है, तो उत्कीर्ण, अब देखिए यहाँ पर पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, उत्कीर्ण, तो उत्कीर्ण करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण करने का श्रेय किसे जाता है या अनुष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति को अनुष्ठित या उत्कीर्ण करने का श्रेय तिल भट्ट को जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे? तिल भट्ट को। तो हमारा 4 ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति को मरणोत्तर अभिलेख किसने कहा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, फलेट महोदय ने से मरणोत्तर अभिलेख कहा है। ठीक है दोस्तों, फलेट महोदय ने, तो उसका सही जवाब क्या है? फलेट महोदय। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ क्या है कि ये प्रयाग
प्रशस्ति पर न तो कोई तिथि है और न ही समुद्रगुप्त द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लीट महोदय ने इसे मरणोत्तर अभिलेख कहा है और कालांतर के यात्रियों जैसे हवेंगसांग तथा अलबरूनी ने अपनी प्रयाग यात्रा में इसका उल्लेख नहीं किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक और ध्यान रखनी है कि प्रयाग प्रशस्ति की 7वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त की नागों पर विजय का उल्लेख है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति में गंगावतरण का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और इसमें कुछ मतलब शब्द भी हैं जो दे रखे हैं। ठीक है, जैसे परशु मैंने कुठीर, सर मैंने बाण, शंकु सांग, और प्रास मैंने भाला, असी मैंने तलवार, तोमर मैंने गंडासा, और भिनिंदी पाल मैंने ढेलवांस, नाराज मैंने कटीले सर, और वेतस्तिक भुजाली जैसे सशस्त्रोत्रों से पराक्रम जिसका प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के शब्द दिए गए हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की 7वीं पंक्ति में नागों पर विजय का उल्लेख है, किसकी विजय का उल्लेख है? ठीक है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है 7वीं पंक्ति में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त की नागों पर विजय का उल्लेख किस पंक्ति में है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की, तो कौन सी पंक्ति थी ये? 7वीं दोस्तों। ठीक है, 7वीं पंक्ति। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की किन पंक्तियों में आर्यावर्त का प्रथम विजय का उल्लेख है? तो आर्यावर्त की प्रथम विजय का उल्लेख दोस्तों पूछा है कि किस पंक्ति में? तो दोस्तों 13वीं 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त की प्रथम विजय का उल्लेख है। तो ध्यान रखना यहाँ पर 13वीं 14वीं पंक्ति में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम विजय का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न 20, किस पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं का वर्णन है? तो यहाँ पर 14वीं पंक्ति में पुष्पनगर पर किए गए आक्रमण का वर्णन है। और यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? 21वीं पंक्ति में। ध्यान रखना है 21वीं पंक्ति में ही 8वीं राज्यों का वर्णन भी है। ठीक है, तो 2 चीज़ हो गई, एक तो 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं का वर्णन और 8वीं राज्यों का वर्णन 21वीं पंक्ति में ही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में सही कथन चुने। तो 14वीं पंक्ति में पुष्पनगर का आक्रमण, ठीक है दोस्तों, या पुष्पनगर पर किए गए आक्रमण का वर्णन है। इसके बाद 9वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय का क्या है? उल्लेख किया गया है। कौन सी पंक्ति में? 19वीं और 20वीं में। तो ये भी सही है। इसके बाद 21वीं पंक्ति में 8वीं राज्यों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, 21वीं पंक्ति में भी हमने बताया कि उसमें एक तो आर्यावर्त के 9 राजाओं का वर्णन है और 21वीं पंक्ति में ही 8वीं के राज्यों का वर्णन है। इसके बाद 23 और 24वीं पंक्ति में विदेशी शक्तियों का वर्णन है। तो 23वीं 24वीं पंक्ति में 24वीं विदेशी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी सत्य है। और दोस्तों जैसे 22वीं पंक्ति है, तो 22वीं पंक्ति में क्या है? उसमें प्रत्यंत, ठीक है दोस्तों, या सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख किया गया है 22वीं पंक्ति में। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समुद्रगुप्त की विजयों का उद्देश्य धरणी बंद था? तो दोस्तों देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का उद्देश्य क्या था? धरणी बंद। तो धरणी बंद तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर धरणी जो बंद है उसका क्या मतलब है? अब उसका मतलब है दोस्तों कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का उद्देश्य प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में संपूर्ण पृथ्वी को जीतना यानी धरणी बंद था। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को देखेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के संबंध में सही कथन बताएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर गांधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने गुरु बृहस्पति, नारद और तंबरू को भी लज्जित कर दिया है। प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा लिखा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना की गई है। अब देखेंगे किस किस के साथ तुलना की गई है। तो देखिए, समुद्रगुप्त को कुबेर के समान धनी बताया गया है। ठीक है, तो कुबेर के समान धनी बताया गया है, उनकी तुलना की है। वरुण के समान दानी बताया गया है समुद्रगुप्त को, और इंद्र के समान वीर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और यम के समान दंडकर्ता बताया गया है। ठीक है, इन सभी की तुलना की है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त के लिए धर्म, प्राचीर बंध, धरणी बंध, पृथ्व्याम प्रतिरथ, कविराज, परम भटारक, सर्वराजोच्छेता तथा लिच्छवी द्रोहित्र उपमाएं प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी उपमाएं इनको दी गई हैं, और जिसकी उदारता के कारण सरस्वती तर लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी ये क्या की गई है, ये इतनी सारी उपाधियाँ दी गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये सब लिखा किसने है, प्रयाग प्रशस्ति जो एक राज्य के लेख था। ठीक है दोस्तों, ये जो समुद्रगुप्त के उच्च पदाधिकारी थे हरिसेन, उसने लिखा था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लेख प्रयाग प्रशस्ति पर है। तो देखिए दोस्तों, बीरबल का है, सम्राट अशोक का, जहांगीर, समुद्रगुप्त, तो इन सभी का है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख रहे हैं, इन सभी चारों व्यक्तियों का लेख इस प्रयाग प्रशस्ति पर है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमने देखा महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न थे प्रयाग प्रशस्ति से। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।